उनके बहुत सारे आतंकी ठिकाने हैं, बट उसमें से हमने सेलेक्ट किया कि भाई हम 9 को मारेंगे, जो उनके थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट थे, थोड़ा बड़े-बड़े थे, उनको हमने ठोका। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनवी नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसने रक्षा विशेषज्ञों और सामरिक जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए इसे भारतीय सेना की स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। आखिर क्या था ऑपरेशन, कैसे सेना ने दशकों पुरानी रणनीतिक धारणाओं को ध्वस्त किया और क्यों एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्रवाई को रोका गया था। इन सभी पहलुओं पर गहराई से बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हुए आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन में लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपके ऑडियंस को नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ढांचे को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया था, नेस्तनाबूद किया गया था, वो पहले के ऑपरेशन से कैसे अलग था, डिफरेंट था? सेना प्रमुख ने इस रणनीतिक धारणा को तोड़ना क्यों कहा? आमतौर पे हम हार्ड पावर यानी कि सैन्य बल या सॉफ्ट पावर यानी कि कूटनीतिक प्रभाव, इसकी बात अक्सर हम करते हैं, लेकिन जनरल द्विवेदी ने स्मार्ट पावर शब्द का इस्तेमाल किया सैन्य भाषा में और खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में। तो इस स्मार्ट पावर का अर्थ क्या है सर? देखिए, जहाँ तक जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की स्टेटमेंट का सवाल है, तो ये आज सेमिनार हुआ था, लॉज में ही हुआ था ये सेमिनार, और उन्होंने ये बताया कि जो सिंदूर की जो हमारी विजय थी, अप्रत्याशित जो विजय थी, उसके पीछे स्मार्ट पावर का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं स्मार्ट पावर के बारे में आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आमतौर पे होता क्या है कि हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर या फिर हार्ड पावर की। सॉफ्ट पावर में क्या होता है, डिप्लोमेसी हो गई, बातचीत हो गई, नेगोशिएशंस हो गए, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना कल्चरल प्रभाव बढ़ा करके, बाकी देशों को अपने साथ जोड़ करके ट्रेड द्वारा, और भी कई सारे पहलू हैं जिसमें कि एक काइनेटिक एक्शन नहीं होता है, मतलब यानी कि एक फिजिकल एक्शन नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर, लेकिन एक मंत्रणा, चाणक्य ने इसको बोला था, एक मंत्र युद्ध होता है। अब वो युद्ध का नाम दे रहा है तो दे दीजिए, लेकिन एक मंत्रणा का एक प्रोसेस जो होता है, उस प्रोसेस के द्वारा अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपनी सिविलाइजेशन को अगर दुनिया में हम फैलाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हमारा सॉफ्ट पावर। अब जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, अब इंग्लिश तकरीबन दुनिया के सभी देशों में लोग बोलते हैं, तो ये एक तरीका है सॉफ्ट पावर का, राइट? क्योंकि लोगों को उस पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हार्ड पावर है, हार्ड पावर वो चीज होती है जिसमें आप अपने बल का, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सैन्य शक्ति द्वारा अपने एडवर्सरी को ये मानने के लिए मजबूर करते हैं कि वो हार गया, और जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा एम था, ऑब्जेक्टिव था, उसको वो पूरा करे, यानी कि वो बात मान जाए। अगर मान लीजिए हमने बोला कि भाई तुम्हारे सारे आतंकी ठिकानों को हम मार देंगे, अगर आपने आगे बढ़ाने की बात, अगर आपने इसको एस्केलेट करने की बात करी, तो हम उसका जवाब फिर देंगे, और तब तक देते रहेंगे जब तक कि आप ये ना मान जाएं कि ये जो कार्रवाई कर रहे हैं हम बंद कर देंगे, या फिर वो ट्रूस का मांग कर लें, सीज फायर की मांग कर लें। तो सिंदूर में जो है यही एक तरीका अपनाया गया, जिसमें कि एस्केलेशन डायनेमिक्स, यानी कि युद्ध कैसे ऊपर बढ़ता रहता है एक के बाद एक, खाली सिंदूर में नहीं, बाकी जगह भी आप देखेंगे, ईरान में भी हुआ है, इजराइल हमास में भी हुआ है, रशिया यूक्रेन में भी हुआ है, और बाकी जगह भी इस तरह की आपको एक प्रक्रिया दिखेगी। अब स्मार्ट पावर क्या होता है? ये तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर।
अब स्मार्ट पावर इन दोनों के बीच की चीज है, यानी कि अगर कहीं मैं थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं भी हूं, तो मैं अपनी बाकी तरीकों से इस्तेमाल करके, अपनी रणनीति का इस्तेमाल करके, अपने जो जो मेरे कैपेबिलिटी में है उसको और आगे बढ़ा दूं, उस कैपेबिलिटी को मैं और आगे बढ़ा दूं। जैसे कि आप मान लीजिए हमारे पास एयर डिफेंस इक्विपमेंट पुराना था, ठीक है। अब स्मार्ट पावर ये हुआ कि मैंने जो उस समय बाकी जो टेक्नोलॉजीज थी उनको इकट्ठा करके अपने पुराने एयर डिफेंस वेपन को एक नया रूप दे दिया। तो ये हो गया स्मार्ट पावर। मैंने खरीदा नहीं जा करके लेटेस्ट एयर डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह नहीं खरीद पाया, वो टाइम नहीं था उतना, 6-7 दिन का या 10-12 दिन का गैप था। तो अब ये जो स्मार्टली हमने अपने हार्ड पावर को लीथल बना दिया और इफेक्टिव बना दिया, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर में ये भी हो सकता है कि अब जैसे दुश्मन भी उतना ही क्या बोलते हैं स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। अब जैसे मान लीजिए मिसाइल वॉरफेयर, एयर टू एयर मिसाइल वॉरफेयर, दोनों के पास ताकत बराबर है, ठीक है। तब मैं क्या करता हूँ कि अपनी टैक्टिक्स द्वारा, यानी अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके द्वारा कुछ ऐसी चीज करूं जिससे कि दुश्मन में ताकत ज्यादा होते हुए भी वो हार जाए। तो वो भी एक तरीका है स्मार्ट पावर का। एक उन्होंने एक एक्रोनिम भी दिया था स्मार्ट पावर का, इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है, रिसोर्सेज शामिल है, इसमें आत्मनिर्भरता शामिल है, ये कई सारी चीज़ों का उन्होंने मिश्रण बना के स्मार्ट पावर का एक एक्रोनिम भी दिया था। तो वो हमारे देश में आगे अगर कोई युद्ध होता है जिसकी संभावनाएं आजकल ज़्यादा हो गई हैं, और उसका कारण ये है कि पूरे जो देश है विश्व, उन्होंने जो पुराना हमारा वर्ल्ड ऑर्डर था जो कि एक ब्रेंट वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से चलता था, यूएन था, डब्ल्यूटीओ था, ये एक 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 वो बन गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक स्ट्रक्चर बन गया था जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। ये सारी चीजें धीरे धीरे इनफेक्टिव होती जा रही। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जिसका मन कर रहा है अगर उसकी बात कोई मान नहीं रहा है तो वो तुरंत लड़ाई में चले जाता है। तो हार्ड पावर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और सॉफ्ट पावर का उसी तरह से कम हो रहा है। तो लेकिन हम हर समय लड़ाई करेंगे तो नुकसान जो होगा वो हमारा होगा। तो हम स्मार्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर जिसके पास जितनी ताकत होगी उसकी बात लोग उतना ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन रातों रात तो ताकत बढ़ेगी नहीं। अब जैसे एयरक्राफ्ट का ही ले लीजिए, हमारे पास अभी इंजन की जो चैलेंज चल रही है उसको 8-9-10 साल लगेंगे। क्या हम 8-9-10 साल वेट करेंगे अपने हार्ड पावर को बढ़ाने के लिए? नहीं। फिर हमें यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि रशिया में यूक्रेन ने दिखाया था। छोटे-छोटे ड्रोन से, छोटी-छोटी चीज़ों से कम पावर वाला देश अपने उस कम पावर के साथ भी अगर एक ज़्यादा पावरफुल देश को पीछे धकेलने में शामिल हुआ, हराने में तो नहीं मैं बोलूँगा, या रोकने में शामिल हुआ, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट पावर। कि कभी भी न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी से जंग नहीं जीती जाती है कि भाई उसके पास 10,000 टैंक हैं, इनके पास खाली 5,000 टैंक हैं, दोनों की लड़ाई होगी, 10,000 वाला जीत जाएगा। चांसेस हैं कि वो जीतेगा, लेकिन अगर इसी को हम स्मार्टली करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि ईरान और यूएस की जो लड़ाई चल रही है, ईरान ने क्या किया, उसके पास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, खाली उसके पास मिसाइल था और ड्रोन्स थे, और थोड़ी बहुत नेवी थी, थोड़ी बहुत एयरफोर्स थी, जिसको उन्होंने यूएस और इसराइल ने पहले दूसरे दिन में ही तबाह कर दिया। न उनका एयरफोर्स चलता है, न उनकी नेवी चलती है। फिर उन्होंने क्या किया, जो फास्ट अटैक छोटी वाली बोट्स होती हैं, उससे वो गुरिल्ला की तरह जाते हैं, अटैक करके आ जाते हैं। फिर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को अपना एक वो बना लिया, वेपनाइज कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज वेपनाइज करने से क्या हो गया, पूरे विश्व में हलचल मच गई, क्योंकि 80% जो है ऑयल जो है वो वेस्ट एशिया से जाता है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, रेड सी से भी जाता है, बट स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से भी काफ़ी
ऑयल जाता है, फर्टिलाइजर जाते हैं और बाई प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो ये एलपीजी जाता है। कतार तो बिल्कुल खत्म हो गया है। कतार एलपीजी का बादशाह माना जाता था, यानी कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता था। आज कतार को सड़क दोबारा अपने आप को वापस उसी लेवल पे लाने के लिए इनको 3-4 साल लगेंगे अभी समय। इसीलिए ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने ओवरनाइट ऐसे सपना आया और उन्होंने बोल दिया कि ये 7 चीजें हमें करनी है। उसका कारण है कि जो देशों का नुकसान हुआ है, इन देशों को वापस पटरी पे आने के लिए काफी समय लगेगा। वो लोग आज भी अगर आप हॉर्मुज़ खोल देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो ऐसा नहीं कि कल से शिप्स आनी शुरू हो जाएंगी। कम से कम 1 साल लगेगा। क्यों? इंश्योरेंस उसका अब जियोपॉलिटाइज हो गया है, इंश्योरेंस वेपनाइज हो गया है। कोई अब इंश्योरेंस दे ही नहीं रहा है, और कोई भी टैंकर, कोई भी शिप है बिना इंश्योरेंस के नहीं चलती। तो ये सारी चीजें जो है, वो स्मार्ट पावर ईरान की आ गई। उसने कम ताकत होते हुए भी एक एक स्मार्टली अपने ताकत, जो उसके पास छोटी सी ताकत थी, उसको उसने विश्वव्यापी बना दिया। उसने उसको इतना बड़ा बना दिया कि अब अमेरिका चाइना के पास भी गया तो एक तरह से उसको बोलते हैं लिंपिंग जायंट की तरह गया, यानी कि एक टांग उसकी लड़खड़ा रही थी। उसको विलीन इस समय सारे मोहरे जो हैं, अगर आप वेस्ट एशिया की लड़ाई देखें तो ईरान के पास है, न कि अमेरिका के पास। क्योंकि जी अमेरिका को एक 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 वो भी ढोना पड़ रहा है कि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, वो इसीलिए उसके साथ उतना नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भाई सब तकलीफ में है। चाइना मान लिया, चलो चाइना उसके अगेंस्ट था, बट भारत तकलीफ में है, खुद वेस्ट एशिया तकलीफ में है आपने सर कुछ बहुत बड़ी हद बात तक। की है। और देखिए, बहुत दिलचस्प बात है जो सेना प्रमुख ने कही है कि कार्रवाई को जानबूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत रोका गया। अक्सर युद्ध हो, कोई ऑपरेशन हो, लक्ष्य पूरी तरह से खत्म करने की बात होती है। तो बीच बिल्कुल। में ये युद्ध रोकने का सामरिक मैसेज क्या था? दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जनरल द्विवेदी जी ने ये बयान क्या सीमा पार बैठे दुश्मनों को एक चेतावनी के रूप में दिया है? अब भारतीय सेना की देखिए जो रिएक्शन है, देखिए केवल आक्रामक नहीं है बल्कि अनप्रिडिक्टेबल और स्मार्ट होगी, ये भी उन्होंने देखिए कहा है। देखिए वो पूरा जो सेमिनार हुआ था, उसमें शुरू में मैंने भी वही यही बात बोली थी जी कि हमने सही समय पर दुनिया के जो बड़े देश हैं, वो कोशिश कर रहे हैं छोटे देशों को लड़ाई में उलझा करके अपने जो हथियार जो उन्होंने बनाए हैं, जिनका उन्होंने टेस्टिंग नहीं किया है, उसकी टेस्टिंग कर रहे जी हैं। जी जी अब आप सिंदूर में देखें तो चाइना अपने हथियार कहाँ दे रहा था? पाकिस्तान को, और बोला था जाके टेस्ट करो। अब कितने सारे PL-15 हमारे पास पड़े हुए हैं जो एक्सप्लोड ही नहीं हुए। तब उसको ये पता तो चल गया है कि यार गड़बड़ है, इसमें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। हमारे को फायदा क्या है कि भाई हम इसको देख सकते हैं कि इसको किस तरह से अगली बार हम काउंटर करें और इफेक्टिव। ठीक है? तो ये जो दुनिया के जो बड़े देश हैं, अमेरिका हो गया, अमेरिका भी हथियार बनाता है, वो उनकी टेस्टिंग कर रहा है, इजराइल में कर रहा है, हमास पैलेस्टीन में कर रहा है, ईरान में कर रहा है, नए नए हथियारों का वो प्रयोग कर रहा है। सो छोटे देशों को लड़ाई में उलझा करके बड़े देश ये काम कर रहे हैं। तो मैंने ये बोला था कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया कि कई बार उकसाने के बावजूद, चाहे वो गलवान का मैटर हो, हमने बड़ी स्मार्टली उतना काम किया जिससे कि दुश्मन जो है हार भी मान ले और चुपचाप अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए। अब जैसे गलवान, गलवान में हमने क्या किया, चुपचाप हमने कैलाश पर्वत की जो रेंज है उसके ऊपर कब्जा कर दिया। अब ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये होती है स्मार्टनेस। अब यहाँ हमने बूट्स ऑन ग्राउंड से किया। उसी तरह सिंदूर में यही हुआ कि हम उतना ही लेवल बढ़ा रहे थे जिससे कि हमारा ये युद्ध जो व्यापक ना हो जाए, पूरे फ्रंटेज पे ना चला जाए। तो हम उसको एक मौका दे रहे थे क्या करने का? भागने का, कि छोड़ने का, कि भाई मान ले नहीं तो और थप्पड़ खाएगा। आप समझ रहे हैं?
तो ये होती है जी। स्मार्टनेस इन स्ट्रैटेजी। तो इसका वो जिक्र कर रहे थे कि हमने बड़ी स्मार्टली उतना काम किया जिससे कि पाकिस्तान घुटने पे आ जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 और 2075 तक भारत दुनिया का नंबर 2 देश हो जाएगा। उसको लेकिन होने के लिए ये जो ग्रोथ रेट चल रही है हमारी, ये इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हम दूसरों के बातों से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने शर्त पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उस समय निकल के बाहर आ जाते हैं जब हम हाई पे हों, यानी कि जब हम जीत रहे हों। जो आदमी हारने के बाद आता है, अब जैसे अमेरिका का हालत देखिए, ईरान को ये समझ में आ गया था कि अमेरिका जो है बूट्स ऑन ग्राउंड लाने में डर रहा है, और उन्होंने उसका फायदा उठाया, उसके इस डर का फायदा उठाया। तो इसलिए अमेरिका को फाइनली अभी क्या करना पड़ा, ऑपरेशन फ्रीडम भी रोक दिया उसने, एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दी उसने। तो इसको अगर ओवरऑल उसमें परिवेक्ष में देखें, खाली बैटल की तरह से ना देखें, खाली लड़ाई की तरफ से मत देखें, बट ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में, ओवरऑल व्यू में अगर आप देखें, तो कहीं ना कहीं ईरान का यूएस को रोकना ही एक जीत हो गई उसके लिए, इतने बड़े पावर के सामने, जिसके सामने लोग लड़ने से डरते हैं। उन्होंने रिजीम चेंज का एक वो किया, बाद में अब गोल पोस्ट शिफ्ट होते जा रहा है। अब तो पता ही नहीं है कि अमेरिका का अभी एम क्या है। कुछ दिनों तक तो था रिजीम चेंज है, हमने अपना एम पहले ही बोला था, हम आपके आतंकी ठिकानों को मारेंगे, मार दिया हमने। एक सैंपल दिखाया उनको, उनके बहुत सारे आतंकी ठिकाने हैं, बट उसमें से हमने सेलेक्ट किया कि भाई हम 9 को मारेंगे, जो उनके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा बड़े बड़े थे, उनको हमने ठोका। और ये भी बोल दिया कि भाई हमारा बदला पूरा हो गया, अब सिंदूर कंप्लीट, लेकिन कुछ करोगे तो फिर हम और मारेंगे। उन्होंने कुछ किया, हमने फिर और मारा, उन्होंने फिर कुछ किया, हमने फिर मारा। जब वो आखिरी बार मारने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को उन्होंने जागृत करने की कोशिश की कि हम मिलते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या ऑप्शन है, इसी से आप समझ जाइए कि पाकिस्तान की क्या हालत थी। तब हमने जो ठोका उनको, तो उसकी वजह से वो बोले कि भाई ये रहने दो, चुपचाप जा करके भारत के जो डीजीएमओ हैं वो आज थे, इसी कॉन्फ्रेंस में वो भी थे, मतलब उस समय डीजीएमओ थे, आजकल तो डेप्टी चीफ। तो जी, जी। उनको बोला कि भाई हमको सीज फायर चाहिए, वी डोंट वांट। तो हमने सीज फायर तो नहीं माना, हमने ये बोला कि हम अपने ऑपरेशंस रोक रहे हैं, टेम्पररीली रोक रहे हैं, लड़ाई के चांसेस क्यों ज़्यादा है, अब इसके ऊपर चर्चा करना, ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों हम लोग ये बार-बार ये मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान कह लीजिए, अपने एडवर्सरीज कह लीजिए, चाइना भी है, हमारे बहुत सारे एडवर्सरीज हो गए हैं आजकल तो, हमारे दाएं-बाएं जो हैं वो भी थोड़ा फुदक रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब उनको एक मैसेज इसलिए दिया गया है कि देखिए, हमने पहले भी बोला था सीज फायर नहीं है, हमने कहा था ये टेम्पररी पॉज है। हमें ये पता है कि जख्मी शेर जो है वो कुछ न कुछ गलत करेगा, तो हम इस समय मान रहे हैं कि पाकिस्तान एक जख्मी शेर की तरह है, वो मौका ढूंढ रहा है कुछ करने के लिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे। दूसरी बात, गर्मियां आने वाली हैं, पानी हमने रोक रखा है। अब जी, जी। पाकिस्तान को अब पता चलेगा कि भाई भारत से पंगा लेने का क्या मतलब है। तो ऐसी हालत में जब वहाँ की पब्लिक उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगी, तो वो क्या करेगा, फिर भारत के अंदर कुछ करने की कोशिश करेगा। और हमारी अब पॉलिसी क्या है, जो प्रधानमंत्री जी ने बोली है कि एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर उन्होंने फिर उस तरह का कुछ किया, चाहे कहीं भी किया, चाहे वो केरला से लेकर के कन्याकुमारी या गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, कहीं भी अगर उन्होंने हरकत करी, या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पर, हमारे लिए तो वो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर मतलब लड़ाई हो गई। ओके, सो इसलिए बार बार ये मैसेज दी जा रही है कि हम फुल तैयारी कर रहे हैं। इतना मैं बता दूं कि जिस दिन टेम्पररी पॉज हुआ था ये अपने देशवासियों के लिए, कि भारतीय सेना, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, थमी नहीं है, रुकी नहीं है।
वो अपनी कैपेबिलिटी जो है स्मार्टली डेवलप करे जा रही है। जहाँ हमें कमी हो रही है वहाँ हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। जहाँ हमको इंडिजिनसली सॉल्यूशन मिल रहा है आत्मनिर्भरता के तहत, वो भी हम ले रहे हैं। डेली हम अपने जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके थ्रू, डीआरडीओ के थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेस में है। हमारा प्रोग्राम 3 लेवल पे चल रहा है। एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ आत्मनिर्भरता के ऊपर पूरा जोर चल रहा है कि भाई अगले 10 साल के अंदर हम 70 to 90% आत्मनिर्भर हो जाएं। फिर मीडियम टर्म में चल रहा है कि जिसमें एक मिक्स सॉल्यूशन है, कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कुछ लो एंड सॉल्यूशंस हम आत्मनिर्भरता के थ्रू कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में जो बहुत क्रिटिकल चीजें हैं उनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी क्यों गए हैं 5 देश में? एक तरफ तो सबसे एनर्जी सिक्योरिटी सबसे का सवाल, कॉस्टली सबसे कॉस्टली यूएई, सवाल तो यही है जी। या तो वो भी एक ऑप सिंदूर का ही हिस्सा है। देखिए वो गए हैं यूएई में, एनर्जी सिक्योरिटी है, डिफेंस कोऑपरेशन है। इसमें डिफेंस कोऑपरेशन उल्टा होगा, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उनको जो भी उनको चाहिए एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न। हो सकता है, अभी तो डील चल रही है, बात चल रही है। उसके बाद जी वो जी नॉर्वे गए, इटली गए, नेदरलैंड्स गए और स्वीडन गए। हर जगह प्राइमरी एजेंडा है डिफेंस कोऑपरेशन। तो ऐसी थोड़ा प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, इतने वो खुद बोल रहे हैं ऑस्टेरिटी मेजर करना है, बाहर नहीं, लोग बाहर जाना उतना कम करें, थोड़ा पैसा बचाएं, सोना कम खरीदें, पैसा बचाएं। लेकिन जो हमारी सैन्य शक्ति है उसकी तैयारी में कोई कोई रुकावट नहीं है। उसकी तैयारी में कोई, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं है। उसकी तैयारी में जिसको जहां जाना है, जहां से खरीदना है, जहां से लेना है, प्रोसेस भी स्पीड अप किया जा रहा है। पहले लंबा समय लगता था हथियार खरीदने के लिए, अब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आ गए हैं। ऐसे कई सारी चीजें आ गई हैं, और पिछले 1 साल से सेना रुकी नहीं है, अपनी तैयारी को और भी गाढ़ा बना रही हैं, और भी डीप कर रही हैं। और वो सब हो रहा है एक स्मार्टली, एक 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 स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना करके इन सबको किया जा रहा है। एक मिक्स स्ट्रैटेजी है। तो इसमें कई सारी चीजें, रिजिलियंस हो गया, आर से रिजिलियंस होता है, यानी कि प्रोटेक्शन, अपना फोर्स प्रिजर्वेशन, अपने आप को भी तो बचाना है। लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम लड़ाई लड़ने का मकसद होता है दुश्मन को मारना, न कि खुद मर जाना, न कि अपना इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो। अगर हम ड्रोन चला रहे हैं तो अपने ड्रोन्स बचे रहें, उनके ड्रोन्स उड़ जाएं रास्ते से, मतलब खत्म कर दो उनको, जी जी न्यूट्रलाइज कर दो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये स्मार्ट पावर में डिस्कस हुई थी। इसी उसी 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 परिपेक्ष में जन द्विवेदी जी ने वो बात को कहा था। इसको समझने की जरूरत है एक न्यूआंस्ड तरीके से। ये नहीं कि मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं हाँ अब तो युद्ध होगा, हो सकता है कल युद्ध हो जाए, शुरू हो जाए, हो सकता है एक 3-4 महीने तक कुछ ना हो। ये बात इतनी आसानी से, और खास तौर से आजकल जबकि इतना अनप्रडिक्टेबिलिटी आ गई है कि कब क्या हो जाए, ये किसी किसी से भी आप पूछिए कि भाई जियो पॉलिटिकल ऑर्डर कल क्या होगा, तो बोलते हैं भाई बहुत डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एज टू हाउ द वर्ल्ड विल बी टुमारो। क्योंकि डिसरप्शंस हो रहे हैं, सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हो रहे हैं, रेयर अर्थ में डिसरप्शन हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में डिसरप्शंस हो रहे हैं। और डिसरप्शन वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जी जी यही लोग जिम्मेवार हैं, यही लोग तोड़ रहे हैं उसको। अब हम तो नहीं तोड़ रहे, हम तो बोल रहे थे भाई यूएन में रहो, यूएन को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, ताकि जिसमें जो नए पावर आ रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये लोग भी आए परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में। हम तो उसकी बात कर रहे थे। अब ये लोग तो उसको तोड़ने में ही तुले हुए हैं, तो तोड़ो फिर। अगर आप तोड़ रहे हो तो फिर नया ऑर्डर तो बनेगा ही बनेगा। लोग ये भी बोलते हैं कि कोई भी विश्व की जो कॉमन संरचना होती है या फ्रेमवर्क होता है, वो 70 से 80 साल चलता है। इसकी मियाद मुझे लगता है पूरी हो गई है। यूएन की जो मियाद है वो पूरी हो गई है। अब ये पीरियड चल रहा है अपहीवल का, मंथन का, चेंज का, डिसरप्शन का। समुद्री मंथन हो रहा है जो हमारे
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब इसमें से क्या निकल के बाहर आएगा? चाइना जब गए थे ट्रम्प, तो कोई लोग बोल रहे थे G2 भी हो सकता है, यानी कि चाइना और अमेरिका दोनों मिल जाएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, दोनों मिल जाएंगे और बांट लेंगे अपना अपना, भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। तो उसमें क्या होगा, छोटे जो देश हैं या जो मिडिल पावर्स हैं, उनके लिए फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनको अब दो लोगों से वो करना पड़ेगा। बाइपोलैरिटी में भी प्रॉब्लम है कि या तो आप इस तरफ रहो या उस तरफ रहो। तो बेस्ट हमारे लिए क्या है कि मल्टीपोलर ही रहें, जितना पोल्स बन सके बनाएं, ताकि एक दूसरे को हम बैलेंस आउट कर सकें। और अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो मेजर पावर्स हैं वो आपस में बैलेंस, ये हो गई स्मार्टनेस इन डिप्लोमेसी। तो ये स्मार्ट पावर की बात इसलिए जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कही थी। बाद में हमारा एक पैनल डिस्कशन भी हुआ था, उसमें श्री राम माधव जी भी थे, और एक एम्बेसडर थे, एम्बेसडर यश सिन्हा, और एक इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर राणा डे। इन सब ने भी इसी चीज़ की बात करी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, जो कि आपको, अगर आप सेमिनार को देखेंगे, पूरे सेमिनार के यूट्यूब पे है ये, तो आपको समझ में आएगा। अगर इसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, एक तो होते हैं कि जो ठीक है थोड़ा सा हुआ, कोई गुब्बारा फूटा और उस गुब्बारे को ही बना देते हैं पहाड़, ऐसा नहीं, गुब्बारे को बना देते हैं स्टील का बॉल, वो स्टील का बॉल नहीं। सही चीज़ को समझिए और उसके बाद आप सोचिए कि आगे स्टेप क्या होगा, हम कैसे कर बहुत रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को लड़ के तोड़ें। स्मार्ट पावर का मतलब होता है तोड़ दो, लेकिन खुद मत टूटो, ठीक है? तो अगर हम पाकिस्तान का टुकड़े होने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से तोड़ो कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये होता है। बहुत बड़ी अगर बात सिंपल बहुत हमारे लैंग्वेज में सिंपली समझाना, स्मार्ट पावर क्या है, यार साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, बस। बहुत बड़ी यही बात एक की है जनरल साहब आपने, और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े और स्मार्ट पावर की इतनी बारीकी से आपने व्याख्या की। आपका जनरल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी कि सेना प्रमुख का ये बयान बताता है कि भारतीय सेना केवल ज़मीन पर ही नहीं बल्कि दिमागी युद्ध और सामरिक चतुराई से भी नए मानक स्थापित कर रहे हैं। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।